दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो वर्तमान में जो दौर भारतीय राजनीति का चल रहा है, उसमें लगातार राजनीतिक उठापटक भी हम देख रहे हैं और राजनीतिक के नए समीकरण भी बनते और बिगड़ते हम देख रहे हैं। जिस तरह से आज आज का दिन भारतीय राजनीति के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की तरफ से ही अपनी मोर्चों की लामबंदी हुई है और नए नए तरीके से उन्होंने अपने जो गठबंधन का स्वरूप है उसे आकार देने की कोशिश की है। जहाँ विपक्षी दलों ने बंगलोर में बैठक करके 26 दलों ने एक साथ वहां बैठकर अपनी रणनीतियों को अंजाम दिया और भविष्य की जो राजनीति है उसकी चुनौती को देखते हुए उन्होंने एक पैसा सामूहिक रूप से एक प्रयास करने का उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें कि वह वर्तमान केंद्र सरकार को बीजेपी को चुनौती दे सके। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ बीजेपी है जो एनडीए का स्वरूप है, वह भी आज 38 दलों की बैठक करके विपक्षी दलों की जो एकता का प्रयास है उसको वह बताना के प्रयास में है कि हम भी 38 दलों का हमारे पास भी एक शक्ति है, हमारे पास संगठन है। हालांकि एनडीए, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब से 2014 के अगर हम बात के दौर देखें भारतीय राजनीति का, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो बीजेपी में युग शुरू हुआ है, उसमें एनडीए का जो अस्तित्व था वह धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया था। लेकिन विपक्षी दलों की जो एकता का प्रयास है, जो उन्होंने एकता के लिए अपने 26 दल इकट्ठे हुए हैं, उसको देखते हुए बीजेपी ने भी एनडीए को दोबारा से जीवित करने की कोशिश की है और उसी के तहत उन्होंने 38 दलों की आज बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें वह अपने जो आने वाले समय की जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसके बारे में हमारे चर्चा करके एक साथ दिखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है देश की वह किस दिशा में जा रही है। उनको मैं स्वागत करता हूँ समाज नेटवर्क मंच पर। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि जो वर्तमान दौर है राजनीति का वह किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है और उसमें समीकरण राजनीतिक किस तरह से वह देखते हैं। उनका मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नेहा जी से करता हूँ। नेहा जी, जैसे आपने देखा कि आज दो बड़ी बैठकें, एक दिल्ली के अंदर एक बंगलोर के अंदर हुई है राजनीतिक रूप से। उसमें विपक्षी दलों ने 26 दलों की जो बैठक हुई है उसमें कुछ नए दल इस बैठक में शामिल हुए हैं। पटना की जो बैठक थी विपक्षी दलों की उसके अगर तुलना करें आज की बैठक से, उसी प्रकार एनडीए ने भी आज अपने 38 दलों की एक बैठक बुलाई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने उस पर व्यंग किया है कि हम चुनाव आयोग से लिस्ट मांगेंगे कौन कौन से ऐसे दल हैं 38 दलों की जो बात बीजेपी कर रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दल हैं जिनका संसद में भी कोई उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। तो इस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और व्यंग छीटाकशी का दौर भी हम देखते हैं। अब क्या लगता है कि विपक्षी दलों की एकता क्या बीजेपी की चुनौती बन गई है? उसी की वजह से वे आज 38 दलों की बैठक जो उन्होंने आहूत की है अपने दिल्ली के अंदर, वह क्या संकेत देती है, क्या संदेश देती है राजनीतिक रूप से? आपको क्या लगता है जी? बिल्कुल एक अच्छी बात ये है कि विपक्ष को दबाने की और उनको जो है ईडी के शिकंजे में फंसाने की तमाम कोशिशें जो पिछले 9 वर्षों में दिख रही थी, उन कोशिशों का एक व्यापक असर ये हुआ है कि सभी बड़े चेहरे हमें बेंगलुरु में एक साथ नजर आए हैं। इंडिया नाम दिया गया है और ये काफी प्रभावित भी करता है। एक मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि ममता बनर्जी के जो सुर है वो राहुल गांधी के प्रति काफी सुरीले हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की भाव भंगिमा भी जो है सवालों के घेरे में है, लेकिन उनके चेहरे पे वो मजबूरी दिख रही थी। और हम सबको पता है कि 20 जुलाई से ही मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। तो दो तस्वीरें जो है प्रशांत जी मैंने देखी आज, एक बेंगलुरु से आ रही थी और एक दिल्ली से आ रही थी। और देश हित में जो भी पत्रकार आवाज उठाता है या फिर विषयों को चुनता है, उस पर जनता को कुछ जानकारियां बताना चाहता है, तो इन दोनों तस्वीरों में जो मुझे प्रभावित कर रही थी वो बेंगलुरु की तस्वीर ज्यादा प्रभावित कर रही थी। खड़गे जी ने जो बात कही, ममता जी ने जो बात कही और उद्धव ठाकरे ने जो बात कही, तो इन सब की जो बातों का असर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो चेहरे मोदी अध्यक्षता कर रहे थे, मीटिंग की कर रहे हैं बल्कि अभी, तो वो चेहरे थे, खुशी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही थी। जो घटक दल वापस आ रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तो बेंगलुरु में जो तस्वीरें आई हैं वो स्पष्टता और एक नींव, एक मजबूत विपक्ष की नींव रखी जा चुकी है। इंडिया नाम दिया गया है। और जो दिल्ली में एनडीए का जो चमक है वो मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है। दावे अपनी अपनी तरह से किए जा रहे हैं, इन दावों पर क्या होगा? हालांकि कई सवाल अभी भी इंडिया के सामने भी मौजूद है कि नेता नहीं चुना गया है, इसे लेकर भी जो
एनडीए है वो सवाल खड़े कर रहा है कि इतने लोग मिलकर भी एक नेता का चयन नहीं कर सके तो क्या चयन कर सके। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी बार बार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक मूड बनाकर ये विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, 26 विपक्षी दल, उस मूड में कोई शिफ्ट होने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये सीधे सीधे जो है आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। ये बात सबकी समझ में आ गई है। पंचायत चुनाव जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए हैं और वहां पर कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप या फिर खींचतान चली है, उसके बावजूद जब लोकसभा के चुनाव के लिए ये सभी दल इकट्ठा हुए हैं तो वो तकरार जो है इसके बीच में आती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर पंजाब में भी एक डेवलपमेंट हो गई है। जो प्रताप बाजवा है उन्होंने कह दिया है कि हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कोई सहयोग नहीं संभव हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब राज्यों तक ही सीमित रह जाएगा। ये बात जो किसी भी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको समझ में आ चुकी है और अब इसमें एक आम सहमति बनने में कोई स्पेस रह गया है या गैप रह गया है, मैं इसका खंडन करूंगी। मुझे लगता है कि ये गैप अब नहीं रह गया विपक्षी दलों के बीच में। सब बेशक नेता पर सहमति बने ना बने लेकिन मुद्दों पर सहमत है। प्रशांत जी। जी 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 ठीक है, अपने नेता पर सहमति हो ना हो, मुद्दों पर सब सहमत हैं। और मैं मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, जैसे आपको क्या लगता है कि वर्तमान आज की जो राजनीति का आपने देखा पूरा एपिसोड, दिल्ली का भी और बंगलोर का भी, उन जो चित्र आए, जैसे नेहा जी ने कहा, जो फोटो वहां से आई है, जो वीडियो वहां से आए, उससे क्या राजनीतिक संकेत आपको मिलते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या जो बीजेपी है, क्या वास्तव में चिंतित है कि जो विपक्षी दलों की एकता ने उन्हें जो चुनौतियां उनकी बढ़ा दी हैं, और जो एक राजनीतिक ग्राफ अगर पूरे देश के हिसाब से देखें, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी का ग्राफ कमजोर है, और जो नॉर्थ इंडिया जो हिंदी बेल्ट कही जाती है उसमें महाराष्ट्र है, बिहार है, क्या उसमें भी चुनौतियां बढ़ गई हैं? बेशक चाहे फ्रैक्शन हो गए हैं हमारे क्षेत्रीय पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर, उसके बावजूद भी क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां महाराष्ट्र के साथ अन्य जो प्रदेश है हिंदी बेल्ट के, उसमें चुनौतियां बढ़ी हैं उनकी? क्या लगता है आपको मुकुल जी? जी देखिए, छोटी सी एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे महाराष्ट्र में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, लेकिन शिवसेना और अलायंस में लड़े थे, सीटें आई हैं। आज की डेट में शिवसेना का जो अभी वोट प्रतिशत है, वो एक सर्वे हुआ है, वो बताता है कि हल्का सा घटा है, 0.1%। इधर एनसीपी का बढ़ा है, वो भी ज्यादा नहीं बढ़ा, 0.3% बढ़ा है, 2 या 3% बढ़ा है। तो कुल मिला के ये है कि जब ये बीजेपी के साथ थे तब बीजेपी को उतनी सीटें मिली क्योंकि उसमें इनके भी वोटर थे। अब क्या हाल है ये हमको वक्त बताएगा, लेकिन आज की डेट में इन दलों से जिनसे इनको मुसीबत ज्यादा थी, चाहे वो आपका शिवसेना हो चाहे आपका एनसीपी, उसको तोड़ के इन्होंने काफी लोगों को अपने साथ मिला लिया। अजीत पवार को भी 4 पॉइंट कुछ वोट मिल रहे हैं, जो सर्वे अभी जुलाई का ही है, 14 जुलाई का सर्वे है। तो 4 पॉइंट कुछ अगर अजीत के साथ है तो थोड़ी सी बढ़त पे उधव है। लेकिन ये 2024 चुनाव में कितना घटता है कितना बढ़ता है ये जनता तय करेगी, क्योंकि वहां पे शिवसेना और इनका एनसीपी का जो मेन पार्टी के जो जड़ है, उस जड़ के साथ जनता जाती है कि जो नए फूल खिले उनके साथ जाएगी। बेसिक इनका ये पता चलेगा। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी वास्तव में बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद इस तरह चल रहा है कि मोदी की लोकप्रियता वही बरकरार है जो थी मोदी की, वो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि घटी है। घटी कहने का मतलब यह है कि जो लोग वास्तव में बीजेपी को वोट देके आज पीड़ित हैं, उस पीड़ित में आज मेरी एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी, तो उन्होंने दिल्ली और कई जगह का ऐसा बताया नया चीज कि मुझे भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि नया जो मोटर व्हीकल एक्ट इन्होंने संशोधित किया है, कितने लाख हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे आपके पास भी कार है, और जब चालान होता है तो जो पहले चालान हम 500-1000 रुपए में जाके कटवा देते थे, आज 20,000, 25,000, 30,000 बाइक के भी जितना बाइक का दाम है उससे ज्यादा चालान हो जाता है। तो जिस आदमी ने, आप ये बताइए, चालानों की संख्या, सीज की संख्या लाखों में होती है महीने में ऑल ओवर इंडिया, तो जो आदमी 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और 50-50 हजार तक उसमें चालान किया गया है, तो जाहिर बात है कि इससे एक आक्रोश तो है ही। महंगाई आप अलग सोच लीजिए, बेरोजगारी आप अलग सोच लीजिए, ये एक नया वर्ग जो व्हीकल वाला
जो स्वामी है, वाहन स्वामी है, उसका एक अलग जो ओनर है, ओनरशिप में गाड़ी रखना आज की डेट में कि आप पेपर रखिए, अगर जरा सी भी गलती हुई, आपने हेलमेट नहीं लगा रहा तो सीधे चालान, 1000 से 2000 से नीचे का चालान ही नहीं है कोई। तो जो आदमी 1-2 बार अगर चालान दे देगा, उसके मन में क्या आएगा। जहां तक राजनीति की बात है, ये लोग बहुत ज्यादा, आज 38 आए, 38 में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लोकसभा और में एक सीट नहीं है। 38 में आप बताइए, कम से कम 12-13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में एक भी सीट ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का अलायंस बना के 38 नहीं, आप 48 कर दीजिए, तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन बीजेपी के पास एक चीज है, मैनेजमेंट है, उनकी अपनी एक डिवोटेड सिंगल आर्मी है जो बीजेपी के लिए ही डिवोटेड है, वो उनका प्लस पॉइंट है। अब बात आती है बीजेपी की इंटरनल की। अगर टिकट कटते हैं, जैसे जो कहा जा रहा है कि 40% टिकट कट जाएगा, अगर 40% कटता है तो फिर इनको विद्रोह की स्थिति झेलनी पड़ेगी। जो हाल आज हिमाचल में हुआ है, हिमाचल में अगर नहीं काटे गए तो शायद बेहतर स्थिति में होते। कई लोगों का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, डायरेक्ट मोदी जी बात कर रहे थे, वो उस चीज को नहीं संभाल पाए। इधर राहुल गांधी का जो एक इनका जो जनता सोचती है, राहुल गांधी की जो इमेज है वो घटी नहीं है, वो बढ़ी है। मोदी जी अपनी जगह पे है, जो आपका उनका घटा है, बढ़ा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक वर्ग है जो इनसे नाराज हुआ, जो बीजेपी को वोट दिया था, आज वो वर्ग बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है, लास्ट में क्या होगा, अभी आने में 6-8 महीना बाकी है इलेक्शन। 8 महीने में बीजेपी क्या स्ट्रेटजीज लगती है, वो बीजेपी के अपने रणनीतिकार सोचेंगे कि हम कैसे पेट्रोल के दाम कर दें, कम कर देंगे, ये हो सकता है गैस सिलेंडर कम कर दें, कुछ भी कर सकते हैं 2 महीने पहले, और करने के बाद जनता एक बार बल्ले बल्ले करने लगेगी। लेकिन जिनका आपका सांसदों का टिकट काटेंगे, वो टिकट इनके लिए मुसीबत बनेगा। 250 सीटों पे ये 50% वोट पाए थे बीजेपी वाले। आज की डेट में ये आलम है कि अगर पूरा विपक्ष एक सीट और एक बीजेपी का आदमी के सामने एक विपक्ष का लड़ेगा तो शायद स्थितियां बदल सकती है। लेकिन कितनी बदलेंगी, हो सकता है कि उनके ही वोटर, जो आपके विपक्ष के वोटर है, वो तितर बितर हो जाएं, कहे भाई हमें ये नहीं पसंद आ रहा। शिवसेना वाला कहेगा मैं एनसीपी को वोट नहीं देना, एनसीपी वाला कहेगा मैं कांग्रेस को वोट नहीं देना, चलो भाई बीजेपी को डालाते हैं। अगर विपक्ष एकजुट रखने में अपने वोटरों को कामयाब होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, और हो सकता है इनकी सीटें 230-240 के आसपास आके सिमट जाए। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। इनके पास साम दाम दंड भेद सारी इनके पास मशीनरी है, और ये हर हाल में, अभी तो देखते जाइए जो आ भी रहे हैं, जो आज इकट्ठे हुए 16 से ये 26 हुए थे, 16 से 26 हो गए आज एक महीने में। लेकिन इस 26 का अगर ये गिर के 20 हो जाए तो हो सकता है बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद इनके सारे कौन मजबूत है कौन कमजोर है, ये आकलन बीजेपी के रणनीतिकार करेंगे कि विपक्ष में हम किसको अपने साथ और ला सकते हैं। तो ये लाने के बाद, और एक भी वोट नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपकी पार्टी और आपको अगर 50,000 आदमी आपके साथ है तो आपका स्वागत है। हम किसी भी स्तर पे ये नहीं चाहते कि हम इसको छोड़े। तो ये आज की डेट में बीजेपी की स्थिति है। लेकिन दोनों तरफ से प्रॉपर बैटिंग हो रही है, और बॉलर जनता है, कैसी बॉल फेंकती है तो बोल्ड होते हैं या फिर छक्का मार देंगे, तो ये डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, चुनौतियां दोनों तरफ हैं और दोनों ही पक्ष अपने अपने गोल सेट करने में लगे हुए हैं। हिमांशु जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं समाज इंडिया के मंच पर। हाँ जी, जैसे आपको मुकुल जी ने कहा कि चुनौतियां दोनों तरफ हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि जो वर्तमान की चुनौतियां हैं दोनों पक्षों के लिए, जैसे मुकुल जी ने कहा कि 26 पार्टियां कल को 20 रह जाएं या 38 में से 40 हो जाए, उनके भी कुछ घट जाएं, तो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी का जो खेल चल रहा है वर्तमान दौर में, जैसे हम देखते हैं ओम प्रकाश राजभर एक लाइव एग्जाम्पल है, जो लगातार बड़े अपशब्द बोलते हैं, बड़ी तीखी आलोचना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते रहे हैं, लेकिन वे आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। और ऐसी साथ हम देखा अजित पवार जो एनसीपी के बड़े नेता रहे हैं, वह भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन पर बीजेपी लगाती रही है। तो ऐसे में जो राजनीतिक अवसरवादिता का ये दौर है, ये और क्या नई पिक्चर बना सकता है राजनीति के अंदर, क्या नए डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, किसके पक्ष में या किसके विपक्ष में, क्या लगता है आपको?
प्रशांत जी, जो अवसरवादिता का दौर है, मुझे ऑडियो नहीं सुनाई दे रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो आपकी आवाज हमें आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दोबारा कनेक्ट करिए, दोबारा से आप रीज्वाइन कर लें। वापस लॉगिन होता हूं, ठहरिए। जी नेहा जी। जी प्रशांत जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे देश के जो नेता हैं उनमें अवसरवादिता दिखती है, लेकिन जनता के सामने तो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। ये जनता जब लोकसभा चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने जाएगी तो वो ये देखेगी कि महंगाई से निजात किस पार्टी की तरफ से गारंटी मिल रही है, रोजगार का क्या। और ये बात जो विपक्ष उठा रहा है ये तो आम जनता के मन में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो पहले से कम लोकप्रिय हुई है और इतने दागदार, चाहे वो करप्शन की बात जितनी बार अलग अलग मन से कह रहे हैं कि सभी जो भ्रष्टाचारी है वो एक बैनर के तले आ गए हैं, इकट्ठे होकर ग्रुप फोटो खिंचवाई जा रही है, ये सिर्फ अवसरवादिता है, भ्रष्टाचारी सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये परिवार वालों के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि आप देख लीजिए कि हमारे संघीय ढांचे का क्या हो रहा है। राज्यपालों के जिस तरह से फैसले आ रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि भारत का जो संविधान है कहीं ना कहीं उसके मूल स्वरूप के साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के बीच हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी 7 से 8 महीनों का जो वक्त है ये इतना लंबा वक्त है भारत जैसे देश में कि भारत का जब वोटर वोट देने जाता है तो वो कई बार इमोशनल भी हो जाता है। आप महाराष्ट्र का, जैसे मुकुल जी ने यहाँ पर उदाहरण रखा, महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी गई, एनसीपी तोड़ी गई, लेकिन सहानुभूति वोटर्स की किसके प्रति चली गई? शरद पवार के पास चली गई, उद्धव ठाकरे के पास चली गई। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि भारत की जो जनता है वो थोड़ा इमोशनल होकर भी वोटिंग पैटर्न दिखता है कि इनका वोटिंग पैटर्न, और एक इमोशन जो है राहुल गांधी के साथ भी जुड़ चुका है। जो तस्वीरें आती हैं वो बेशक प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया पर नहीं सामने रखी जा रही है, लेकिन वो प्रभावित कर रही है, उस वर्ग को प्रभावित कर रही है जो महंगाई से जूझ रहा है। अभी बहुत सारे इंडेक्स ऐसे आ रहे हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पे आ रहे हो चाहे भारत के आ रहे हो, कि गरीबी दूर हो गई है। लेकिन गरीबी मापने के लिए या गरीबी से बाहर आने के जो इंडिकेटर्स है वो क्या कहते हैं? आपने कुछ जगहों पर ईंधन सप्लाई कर दी लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। जब रोजगार ही नहीं है तो न्यूट्रिशन परिवार के लिए कहाँ से पैदा होगा? एक पोषण जो है वो परिवार के लिए कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? रोजगार ही नहीं है। सभी समस्याओं के बीच में जो है वो रोजगार का संकट है। और रोजगार पर जब एनडीए चुनाव में उतरेगी तो वो क्या जवाब देगी? सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये तमाम जो इंडिया के जो घटक दल हैं वो यही तो कह रहे हैं कि एक मिलकर, आप विभिन्न राज्यों में देख लीजिए, कर्नाटक का एग्जाम्पल है कि कांग्रेस किस तरह की गारंटी देने की बात कर रही है। अब विपक्षी दलों के जो नेता हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश की आवाज की ये लड़ाई है। और ये देश की आवाज क्या कहती है कि हमें रोजगार दीजिए, महंगाई से मुक्ति दिलाइए। और सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी जनता को प्रभावित नहीं कर सकती है प्रशांत जी। हमें नहीं भूलना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के अपील पर कुछ बड़ा फैसला आ जाता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। ये तमाम जो फैक्ट्स हैं वो आने वाले कुछ टाइम में वो स्पष्ट हो जाएंगे और फिर जनता कहीं ना कहीं अपने लेवल पे इनको आंकेगी और फिर वोट करेगी। तो अभी हमें भूल जाना चाहिए कि किस नेता के पास जो है कितने विधायकों का सपोर्ट है या फिर किस नेताओं के पास जो है संख्या की कमी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा में वोटिंग का जो पैटर्न है थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और वर्तमान में जो देश की स्थिति बनी हुई है इसमें इमोशंस का फैक्टर मुझे लगता है ज्यादा काम करेगा। प्रशांत जी। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इमोशंस का फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन बात हो जाती है निकल के कि नेताओं की आपस में जो गठजोड़ होता है, क्या उनका कैडर भी उसमें एक गठजोड़ हो सकता है? कैडर का भी, उनके वोटर का भी, उनका समर्थक वर्ग जो है, जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा कि जो सर्वे सामने आए निकल कर, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि नेता तो अपाला बदल लिया, लेकिन जो कैडर है वो आज भी मूल पार्टी में या अपने जो नेता थे उस पार्टी के, उनके साथ ही इंटैक्ट है। तो ऐसे में जो दोनों तरफ का जो गठबंधन नए स्वरूप बन रहे हैं उसमें भी ये प्रश्न उठना लाजमी है कि जो नए नए गठबंधन बन रहे हैं क्या उनका कैडर भी उनके साथ उन गठबंधन का हिस्सा बन जाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। हिमांशु जी से मैं इसी प्रश्न को लेकर आता हूँ। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान का जो दौर है दोनों ही पक्षों के लिए क्या बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है? और जो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता नेहरू जी ने कहा, और जो प्रधानमंत्री की जब हम बात करें तो जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार की आरोप लगाते हैं सीधे विपक्षी दलों पर, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि फिर उन्हीं भ्रष्टाचारी लोगों को अपने साथ अपने गठबंधन का हिस्सा ही बना लेते हैं।
तो ये जो इस तरह का जो संवाद हो रहा है, इस तरह का जो विमर्श हो रहा है राजनीति के अंदर, वह क्या वोटरों को रिझाने में कामयाब हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल एक जिस तरीके से सब साथी पक्ष जो साथ में और जो एक गठबंधन का नाम इंडिया दिया है, तो इंडिया के सामने अब मतलब एनडीए को बिल्कुल एक नाम के साथ चुनौती शुरू हो गई है, क्योंकि ये सोचा नहीं होगा शायद एनडीए ने या बीजेपी ने कि ऐसा कुछ नाम रखेंगे, क्योंकि आप मतलब किस तरीके से उसको लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रचार जो होगा वो इंडिया के नाम से होगा। मतलब किसी पार्टी या किसी विचारधारा या किसी परिवारवाद की बात इसमें नहीं आएगी, इसमें बेसिकली जो बात आएगी वो इंडिया की आएगी। हालांकि बिल्कुल 17 साल से जो लोग सत्ता में थे उनके हाथ से सत्ता चली गई है। दो मतलब 10 साल इन्होंने देखे हैं बिना सत्ता के रहे किस तरीके का माहौल है, और जो लोग 17 साल से सत्ता में नहीं था उन्होंने 10 साल सत्ता में महज रहे, तो वो भी अपना मतलब वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये मुझे लगता है 2024 के जो चुनाव है लोकसभा के, वो बहुत ही निर्णायक रहेंगे भारत के पूरे इतिहास के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पे आपको मतलब एक नजर अगर आप डालेंगे तो आज भारत में आय जो आप कमाते हो उसके ऊपर भी टैक्स है और आप जो खर्चा करते हो उसके ऊपर भी टैक्स है। हालांकि बात आई कि गरीबी की रेखा से कई लोग निकल गए, ये बात आई, लेकिन उसमें समझ लीजिए जो पैरामीटर्स है वो सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब है, तो वो तो बिल्कुल जैसे ही मतलब आबादी बढ़ेगी तो वो काम भी बढ़ेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। और हर गांव, दूर दराज के गांव में भी स्कूल्स थी, ऐसा नहीं है कि 17 साल में स्कूल्स नहीं थी। तो ये सब चीजें तो हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम में भारत आज की तारीख में 2000 यानी $2300 के आसपास है, यानी कि पूरे साल की $2300, यानी कि महीने का कुछ मान लीजिए 13,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हुई। जबकि अगर हम विकसित मुल्कों की बात करें तो चाइना $12,000, यानी कि अब हमसे 6 गुना ज्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है। अमेरिका $76,000, $76,000 पर ईयर कैपिटा इनकम। तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप बोलते हैं कि गरीबी की रेखा से लोग निकल गए, ये परिमाण है आपके, तो हो सकता है कि मतलब आपने सबको बिजली, सड़क, पानी ये सब दे दिया हो, शौचालय भी दे दियो, लेकिन पानी मिला कि नहीं मिला, आपने कुकिंग गैस पहुंचा दियो, लेकिन रिफिल हुआ है वो सिलेंडर या नहीं हुआ है, ये आंकड़े उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। तो ये आंकड़ों का माया जाल है। और आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो आपके डिबेट में भी मैं पहले बोल चुका हूं, जब ये विपक्ष की बात आती थी, तो कि बीजेपी के पास आज की तारीख में उनके कमिटेड वोट्स और उनके जो कमिटेड कार्यकर्ता है वो 20 करोड़ है, और जो पूरा खेल इस बार होने वाला है वो करीबन 25 करोड़ से लेकर 27 करोड़ वोट्स, यानी कि पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ वोट्स मिले थे, तो पूरा का पूरा जो खेल होगा वो 2 से 5 करोड़ वोट्स डिसिसिव होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उसमें ये जो विपक्ष जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आया है, इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो अगर मान लीजिए वो 25 से 27 करोड़ की वोट की रेंज में वो वोट्स लेके आता है, तो मुझे लगता है टक्कर कांटे की होगी। और इस बार ये पॉसिबल क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊं, क्योंकि साउथ में हमने देख लिया कि साउथ के स्टेट्स, फिलहाल बीजेपी की जो पकड़ की बात आती थी तो वो जो द्रविडियन हिंदुत्व वाला जो समाज है वो इनके हिंदुत्व की जो विचारधारा है उनके साथ शायद कहीं सहमत नहीं होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो बीजेपी साउथ में कहीं नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मणिपुर में जिस तरीके से वाकई है उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पे जो हालात खड़े हुए हैं उसके चलते बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में मतलब एक बीजेपी के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ हमको नजर आ रहा है। बिजू पटनायक और ममता बनर्जी जिस तरीके से, तो ईस्ट में आप इतना मतलब रीजनल क्षेत्र जो है उसके सामने आप अपना मतलब इतना पगडंडा जमा नहीं पाएंगे। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में आप नहीं हो, आप पंजाब में नहीं हो, आप दिल्ली में नहीं हो, आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो, आप हरियाणा में हो और उत्तर प्रदेश में हो। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें हिंदी हार्टलैंड की, तो आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। तो वेस्ट में आपके पास गुजरात है और महाराष्ट्र में इसलिए आपने पकड़ जमा के रखी है कि आपको लगता है कि कहीं अगर कोई 19-20 होता है इस लोकसभा के चुनाव में तो मुंबई आज की तारीख में फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसके ऊपर आपने अपना मजबूत पकड़ जमा दिया ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति करके, ताकि वहां पे अगर आप देखने जाए तो एनसीपी मतलब शरद भाऊ का भी मतलब शहर है, उसमें शरद भाऊ भी बैठे हैं, इनके भाई जो है वो भी बैठे हैं, फिर मतलब एनसीपी का भी मतलब हाथ है, शिवसेना भी बैठी है, भाजपा भी बैठे, तो सब बैठे उसके ऊपर। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं जिसको बोले कि अपना एक मतलब क्या बोले उसको कि उसका वर्चस्व वहां बनाए रखने की पूरी कोशिश की है लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए उससे पहले।
तो मेरा यह बिल्कुल मानना है स्पष्ट रूप से कि इस बार जो लड़ाई होगी वो आंकड़ों की होगी। 100 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं इस बार, मतलब 100 करोड़ की जाने की जो, मतलब लास्ट टाइम 90 करोड़ थे, तो इस बार 100 करोड़ पहुंच सकता है वो आंकड़ा। तो मुझे लगता है विल बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1 बिलियन वोटर्स किसी भी डेमोक्रेसी के पास या किसी कंट्री के पास नहीं है। तो इस बार उस 100 करोड़ के वोट में से विपक्ष कितना वोट्स में कन्वर्ट करती है मुद्दों को। मान लीजिए कि वो 30-35 करोड़ वोट्स में कन्वर्ट करती है, और बीजेपी अपनी जो 23 करोड़ की वोट बैंक थी पिछले 2019 की, उसमें कुछ 10-12 करोड़ वोट्स लेके आ रही है, तो लगता है मुझे टक्कर कांटे की होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मुझे लगता है आंकड़ा 25-27 करोड़ तक पहुंचेगा मेजोरिटी में जो आना चाहेगा उसके लिए। तो उसमें किस दिशा में कौन सा कितना जोर लगा के किसके कार्यकर किस तरीके से, मतलब एक कैडर बेस्ड पार्टी सब एक 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 जो विचारधारा होनी चाहिए जीत की, उसके ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये अगले 6 महीने में मुझे लगता है पता चलेगा। सेंटीमेंट बिल्कुल विपक्ष के साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ऐसी जगहों से शायद जो बीजेपी का गढ़ हो, जैसे गुजरात हो, तो उसमें तो बिल्कुल साफ बात है कि बीजेपी आएगी, मतलब वहां पे शायद ये सेंटीमेंट ना काम करे। हालांकि पब्लिक परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, ये सब मुद्दे गुजरात में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सब मुद्दे गुजरात में नहीं है। लेकिन जो एक है कि अगर आपने 156 सीट लोक विधानसभा में ली है, तो बिल्कुल मतलब आप 26 सीट जो वो अकबंद करना चाहेंगे, और महाराष्ट्र में जैसे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट, तो वहां पे भी अपना पगडंडा आप जमाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये चुनौती वाला माहौल है दोनों के लिए, बीजेपी के लिए और जो विपक्ष दल एक तरफ आए उनके लिए। लेकिन ये मौका भी है विपक्ष के लिए, साथ ही साथ ये मौका है क्योंकि बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां है। अब वो उसको वोट्स में कैसे ट्रांसलेट करती है सत्ता में रहने के लिए, या विपक्ष उसको वोट्स में कैसे ट्रांसलेट करता है पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन लाने के लिए, मुझे लगता है ये चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके ऊपर ही पूरा का पूरा मदार रहेगा। और तब तक मुझे लगता है उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाएगी तो समय बताएगा। हरी जोशी जी का मैं स्वागत करता हूँ, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। हरी जोशी जी, जैसे आपने सबको सुना और आपने भारतीय राजनीति के कई सारे कालखंड भी देखे हैं, और जैसे गठबंधन की जो राजनीति है उसको भी आपने हर तरह से मतलब अच्छी तरह देखा है हर काल के अंदर। चाहे वो जनता पार्टी 77 में जब जनता पार्टी का एक पूरे गठन हुआ और उसमें कई सारे दल शामिल हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उसके बाद आपने देखा कि वीपी सिंह ने जब राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जब कांग्रेस से अलग हुए, उसके समय भी तमाम विपक्षी दल एक साथ आए। और उसके पश्चात फिर 96 में जब एनडीए का अटल जी के नेतृत्व में सब लोग दल एकजुट हुए, उसके मतलब लगातार आपने जो विभिन्न तरह के गठबंधन के स्वरूप भारतीय राजनीति के अंदर आए हैं उसको आपने बड़े अच्छी तरह से देखा है। अब क्या लगता है जो गठबंधन की राजनीति है उसमें विपक्ष कितना सफल हुआ है? और हमने देखा कि जब विपक्षी तौर पर अगर जो सत्ता के खिलाफ जो गठबंधन हुए हैं वे लगातार ज्यादातर सफल हुए हैं, उस समय सरकार जरूर बनी है उनकी। ऐसे में जो विपक्षी दलों की जो मोर्चेबंदी, जो कवायद है, क्या अभी आपको सफलता उसकी दिख रही है आपको? क्या उसमें भी बहुत सारे प्रयास करने की उनकी आवश्यकता है? क्या लगता है आपको हरिशंकर जोशी? देखिए प्रशांत जी, ये गठबंधन बनना जितना मुश्किल है, उसमें जितनी अड़चने आती हैं, जितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, उससे बहुत आसान होता है किसी गठबंधन का टूटना। ये हमने जनता पार्टी में देखा है। और जब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं लोगों की हो जाती हैं, महत्वाकांक्षी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, तो गठबंधन टिकना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अभी की अगर बात करें तो ये जो वैसे गठबंधन, यूपीए भी एक गठबंधन था और उधर एनडीए भी एक गठबंधन था, और यूपीए ने गठबंधन में बहुत शानदार तरीके से अपनी सरकार चलाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अभी ये जो 26 दलों का गठबंधन है, इसमें कुछ चीजें जो राजनीतिक तौर पर हैं वो अभी सॉल्व होना बाकी हैं। अभी आगे पता चलेगा कि वो सॉल्व होती हैं या फिर कुछ साथी 26 में से घटकर 25, 24, 23, 22, 20 कितने रह जाते हैं, देखना होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस सीधे उन दलों के लड़ाई में है। जैसे बंगाल में ममता के साथ में उनका सीधा मुकाबला है, वहां कांग्रेस है और ममता है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखें तो
दिल्ली और पंजाब भी इस कैटेगरी में आ गए हैं कि वहां पर आप जो इनका सहयोगी है, पंजाब में कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है और वो अकाली दल से समझौते के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं या उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं या वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप का भी थोड़ा सा मैं हमेशा संशय की दृष्टि से देखता हूं कि वो उसमें कितने होंगे। केरल में इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस मुकाबले में रहते हैं और कोई तीसरा नहीं है, तो वहां भी कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं दिक्कत तलब होंगी। ये कुछ स्टेट मैंने आपको मोटे माटे बनाए जहां पर इनको दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार में पहले भी गठबंधन था, आज भी गठबंधन है, और महाराष्ट्र में अगर शरद पवार अभी परिवार के मोह में इधर से उधर नहीं शिफ्ट करते हैं, जिसकी संभावना मुझे लगती नहीं है, तो मुझे ये संभावना तो लगती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि 24 से पहले अजीत पवार फिर अपने दाग धब्बे छुड़ा के और फिर वापस चाचा जी के पैरों में आके बैठ जाएं। उनके परिवार में कोई फूट नहीं है, परिवार में आपस में मिलना जुलना है। वित्त मंत्री बनने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद विधायकों के साथ शरद पवार उनसे के पास वो घर मिलने गए। तो महाराष्ट्र में भी ये गठबंधन पहले से है। अब दिल्ली का जहां तक बात है, तो दिल्ली में आप पार्टी के प्रवक्ता कई बार ये कह चुके हैं कि आप दिल्ली छोड़ दो और पंजाब छोड़ दो, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस कैसे मतलब पूरी दिल्ली छोड़ दे और पूरी पंजाब छोड़ दे। पंजाब में इस बार ठीक है, छींका फूट गया, वो बहुत सारे उसके कारक हैं और उसमें बीजेपी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आती है कहीं ना कहीं। अगर गौर से देखिए, दूर तक सोचिए, देर तक सोचिए, तो वो जो वोट शिफ्ट हुए हैं डेरे वालों के आप पार्टी को और जो वहां पर हुआ है, उससे वो केजरीवाल को बहुत फायदा हुआ है। तो अब केजरीवाल के साथ एक चीज और है कि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं असीमित हैं और उनकी क्षमता इतनी है कि आशुतोष ने अभी एक बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो एक अकेले शख्स हैं जो चांद में भी छेद कर सकते हैं। तो ये मतलब जब महत्वाकांक्षाएं उधर हैं, तो वो किस समय और किस जगह पर, शर्तों पर और सीटों के बंटवारे पर बात आकर अटकेगी और वो उनका स्टैंड क्या होगा कह नहीं सकते हैं। तो मैं अभी भी केजरीवाल उस मीटिंग में शामिल हुए हैं, उनको मैं उसमें 26 में से 25 मानकर ही चलता हूं। मेरा अपना ये व्यक्तिगत आकलन है, विश्लेषण है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। दूसरी तरफ ममता का मामला इसलिए ज्यादा मजबूत लगता है क्योंकि ममता ईडी की और तमाम सारी एजेंसियों की सताई हुई है। और एक बात विपक्षी दलों को, जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे अखिलेश भी उसमें शामिल हैं, उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो इसके बाद आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और जिस तरह से वो उनको विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से डराया धमकाया जाता है, फाइलें खोली जाती हैं, और जब वो शामिल हो जाते हैं तो आपने देखा अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, और अब वो उन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री हैं, तो अब उनके सारे जो आरोप थे वो उस वॉशिंग मशीन में पहुंच गए। अब वो धीरे धीरे वो वॉशिंग मशीन हर धब्बा उनका हटा देगी। तो ये जो डर है, ये ममता, अखिलेश और बहुत सारे लोगों को एकजुट किए हुए है, और इसका श्रेय किसी एक पार्टी को या खड़गे साहब को, कांग्रेस को या नीतीश को या ममता जी को या शरद पवार को नहीं जाता है। इसका श्रेय अगर मैं किसी को देता हूं विपक्षियों को एकजुट होने का, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
जिनके जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके कार्यशैली है, उससे विपक्षी दल इतनी मजबूती के साथ एक मंच पर आए और एक साथ आए। दूसरी बात ये है कि जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूटी और उनके मेजॉरिटी विधायक वहां पर चले गए अजीत पवार के साथ में और सरकार में शामिल हो गए, उनके सबसे विश्वसनीय प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे लोग चले गए, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में वो दारा सिंह चौहान चले गए। हालांकि वो देखिए, ये लोग वो हैं जो पाला बदलते रहते हैं। राजभर अखिलेश के साथ थे, वो चले गए। राजभर भी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में रहते हैं वो उसके लिए हमेशा एक सिरदर्द बने ही रहेंगे, ये बात सही है। लेकिन अखिलेश को भी अब अपने अस्तित्व का खतरा पड़ रहा है। तीसरी बात अखिलेश के सामने ये है कि नगर निगमों के चुनावों में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की जीती, सारी मतलब सीटें, एक भी सीट विपक्ष नहीं जीत सका। और उसमें भी खास बात यह है, जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी, प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया, बल्कि उसका जो हार्ड कोर वोट था, माइनॉरिटी वोट था, वो उसके पास से छिटक गया, वो उसे पड़ा ही नहीं। मेरठ में 1.25 लाख वोट ओबीसी के कैंडिडेट को पड़ा। तो 3 सीटों में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, 3 और सीटें ऐसी थी जिसमें वो तीसरे नंबर पर थी। तो बहुत मतलब वो जो अगर आप देखें तो मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट जो है वो अखिलेश से शिफ्ट हुआ। तो अखिलेश से शिफ्ट होने के पीछे उसकी दूसरी वजह है। उसकी वजह अखिलेश की शिथिलता है और मुखर विरोध नहीं है। अगर कहीं कभी आजम खां पर का उत्पीड़न हुआ या उनके साथ जो जांचें चली और जिस तरीके से हुआ, और भी सारी चीजें हैं, तो उसमें मुस्लिम समुदाय को अब ये लगने लगा है कि हमारी जो है, हमें क्षेत्रीय पार्टियां हमारा उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो वो एक ऐसे अम्ब्रेला की तलाश में है जो केंद्र में उनको प्रोटेक्शन दे सके। और केंद्र में अगर कोई प्रोटेक्शन दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार है, वो है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, ये गठबंधन जो दूसरी तरफ गठबंधन है, उसकी तो अभी तक सूची नहीं मेरे पास, मैंने नहीं देखी है कौन कौन से हैं, वो कौन से इतनी पार्टियां कहां से आ गई और वो कैसे उस गठबंधन में शामिल है। लेकिन उन्होंने एक कहावत है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, वो एक बड़ी काव्यात्मक कहावत है कि 2 जाट बात कर रहे थे, तो एक ने कहा कि जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। तो दूसरा जाट बोला तेरे सिर पे कोल्लू। बोला नहीं भाई देख, तुकबंदी मिला के कहे जैसे मैंने कही है। तो बोला तुकबंदी मिले ना मिले, लेकिन वजन तो तेरे सिर पे ज्यादा रहेगा। ऐसे ही भाई एनडीए में पार्टियां ज्यादा हो गई हैं, वजन ज्यादा हो गया है। तो उस गठबंधन में क्या है क्या नहीं है। तीसरा, अभी हिमांशु जी ने बहुत पते की बात कही, वो कि उन्हें जो उम्मीद है, उनके जो गढ़ हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश भी है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो लोकसभा में कैसा बिहेवियर करेगा ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन विधानसभा में आज जितने भी वहां पर सामान्य जन से और वहां के राजनेताओं से और वरिष्ठ पत्रकारों से जो बात होती है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि मामा जो है वो अब मतलब उनकी विदाई हो रही है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में मामा की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी उस स्थिति में, और लोकसभा में चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। वो मतलब कैसा होगा, एक सर्वे आया था उसमें कहा गया कि साहब मोदी जी का तो करिश्मा बरकरार है, लेकिन मुख्यमंत्री की छवि जो है वो बहुत नीचे उनका ग्राफ आया है। तो इसलिए कुछ विश्लेषकों ने कहा कि लोकसभा में तो वोट मोदी को मिलेगा, भले ही विधानसभा में ऐसा हो। ऐसा वैसे अब तरह तरह की अपने
संतुष्टि की और अपनी हाइप क्रिएट करने की चीजें हैं। अगर एक अकेला मोदी सब पर भारी है तो फिर ये 30, 32, 38 पार्टियों की या जो भी हैं वो उसकी कुनवा जोड़ने की जरूरत क्या थी? दो विधायक वाली पार्टियां, एक विधायक वाली पार्टी जो दो, मतलब उनको भी साथ में मिलाया जा रहा है ताकि कुछ भी मतलब रह ना जाए लास्ट में। ऐसा ना हो कि इतनी सीट कम पड़ जाए तो इतनी हो जाए, तो इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा है मिला लो। अभी टूट फूट की प्रक्रियाएं होंगी। अभी आप देखिए बिहार पर उनकी नजर है, वहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर उनकी नजर है। बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे अलग थलग चली रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो उत्तर प्रदेश में है। वो जितने % वोट उनका है उसमें से कुछ वो लॉस कर सकती हैं, उसमें कुछ गेन करने वाली स्थिति नहीं है क्योंकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग एक बार कामयाब हो चुकी, वो द्वारा अभी काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। तीसरा, वो सरेंडर किए हुए हैं अपने बहुत सारे व्यक्तिगत कारणों से या जो भी उनकी मजबूरी है उसकी वजह से। तो वहां पर उनका वो जितने भी वोट लेंगी वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही पहुंचाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अभी जो गठबंधन का स्वरूप है उसको अभी कुछ दिन और उस पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। लेकिन 2-4 पार्टियां उसमें से इधर उधर हो भी जाएं, 1-2 पार्टियां, तो फिर भी ये गठबंधन भारी तो है ही। अब अगर इनकी चुनावी रणनीति ठीक ठाक रहती है और ये भाजपा के कैडर का मुकाबला कर पाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अच्छा कैडर है। एक समस्या देखी गई थी कि जब इनका पहले गठबंधन हुआ था तो राष्ट्रीय लोकदल के जहां कैंडिडेट थे वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे और जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता शिथिल नहीं हुए थे। ये बात साफ तौर पर देखी गई। तो वो किस तरह से अपने पार्टी के कैडर को एकजुट करके अपने विपक्षी सहयोगियों के तरफ के लिए उनका वो सहयोगी बनते हैं वहां जहां वो नहीं लड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। जी, आपने कि महत्वपूर्ण यही है कि जो कार्यकर्ता वो एक दूसरे की पार्टी के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, गठबंधन के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, बड़ा सवाल है। और मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया नाम रखा गया है पूरे गठबंधन का, नए स्वरूप का, क्या नाम का भी काफी असर पड़ेगा? जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दों की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी की विचारधारा उसकी लड़ाई है, विचारधारा से पूरी हम इंडिया जो हमारा ग्रुप है पूरा वो लड़ेगा। तो विचारधारा की लड़ाई या मुद्दों की लड़ाई किस तरह से, जो नया नाम है, नया गठबंधन है, वह किस तरह से मुद्दों आधारित राजनीति या लड़ाई करने में कामयाब होगा? क्या लगता है आपको? माइक खोलिए, माइक। इंडिया नाम बेसिकली लाई थी ममता बनर्जी। ये सोच ममता बनर्जी की थी, ममता बनर्जी ने उसको सामने रखा और तब इंडिया बना। अब इंडिया अगर बन गया है नाम, तो इंडिया को फिर कुछ उल्टा सीधा इस के बारे में बोलने में बीजेपी के नेताओं की ऐसी तैसी हो जाएगी कि इंडिया को वो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में देश आ जाता है और विपक्ष पूरा इंडिया में ही शामिल हो गया है। तो इनके साथ सबसे बड़ी मजबूरी है कि इंडिया को लेके कोई भी अनर्गल बयान देंगे ही नहीं है, ये फंस चुके हैं। इंडिया के लिए बोलेंगे भाई वो इंडिया वाले भ्रष्ट हैं, तो ये बोल ही नहीं सकते ना। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ये अच्छा लाइन ममता बनर्जी है, ये कंफर्म न्यूज मेरे पास है कि ममता बनर्जी लाई है, ममता बनर्जी ने सबके सामने, ये ममता बनर्जी लाई है, ममता बनर्जी सबके सामने रखा। उसके बाद ये तय हुआ कि इसी को रखा जाएगा। फिर इसका ये पूरा सब एक बना के लाई थी प्रॉपर, और उन्होंने पूरा इसके बारे में बताया। फिर इंडिया शाइनिंग जैसे हुआ था वैसे इंडिया के कई ऐसे, खेलो इंडिया, ये करो, बूम इंडिया, फलाना इंडिया, ढिकाना इंडिया, अब ये इंडिया की सारी स्कीमें हैं। वो इंडिया किसकी तरफ जाता है? और सबसे बड़ी बात जो पहले बोली कि अब ये इंडिया को नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे बड़ी नेताओं के सामने मुसीबत 1 to 1 भले कुछ कह ले, लेकिन गठबंधन को लेके कुछ नहीं कह सकते। बोलना तो इंडिया ही पड़ेगा ना। यूपीए बोलते यूपी वाले चोर हैं, तो यूपीए वाले चोर है माने सब चोर हैं। अब क्या बोलेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि जो काउंटर खेला है, जो गेम खेला है, इसका जवाब इनके पास अभी नहीं है, आज अभी तक नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी जोशी जी ने कहा कि महाराष्ट्र हुआ,
उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ। तो देखिए बिहार भी बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में अभी जोशी जी ने कहा कि सबको तोड़ के, भाई हम पूरी पार्टी नहीं तोड़ सकते तो पार्टी को ही तोड़ दो। हम पूरी पार्टी को नहीं बुला सकते तो उसको डिवाइड कर दो। आधा वोट तो आएगा, कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन बिहार में, जैसे बिहार का मेरे पास आंकड़ा है, नाइन सीट्स इनको मिली थी। आज की डेट में गेम उल्टा है। 21% जो नीतीश को वोट मिला था वो इधर आ गया है। आरजेडी को मिला था 15.5%, कांग्रेस को मिला था 7.5%। ये सब मिला लेंगे तो आपका हो जाता है करीब 45%। वही बीजेपी अटकती है 30-35 के बीच में। तो ये अंतर बहुत बड़ा है। इसको कैसे कवर अप करेंगे? 39, हाँ। अब इसके बाद ये आरएलएसपी, जैसे आरएलएसपी है वो 3.5% पाई थी वोट। जीतन राम मांझी की हम जो है वो 2.5% वोट पाई थी। तो इन लोगों को अगर ये मिला भी लेते हैं तो इनके वोट उस तरह से नहीं पड़ रहे। और ये और बड़ा एक मतलब 39 सीट जीतना, वो भी 16 उसमें से इनकी थी, नीतीश कुमार की थी। अब बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है बिहार भी। इसी तरह जब ये सब साथ आएंगे, एक बीजेपी के खिलाफ एक एनडीए का आदमी रहेगा, इंडिया का, सॉरी बोलने में भी टाइम लगेगा, इंडिया का एक आदमी रहेगा। तो ये हम लोग को भी सीखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे बोले। इंडिया का आदमी रहेगा, इंडिया के फलाने नेता, इंडिया के ढकाने नेता। तो उस इंडिया की हम लोग को भी आदत डालनी पड़ेगी। ये लोग तो बीजेपी वाले अभी सोच रहे हैं कि इसका जवाब काउंटर क्या दे। तो कुल मिला के ये है कि हर जगह, हर पॉकेट में जब पूरा विपक्ष, वोट लोकसभा 19 में मिला था बीजेपी को, तो इट मीन हम आपको 40 मान ले तो 60% वोट इनके खिलाफ है। अगर 60% वोट इनके खिलाफ है तो एक बड़ी संख्या है। और अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो छितर बितर हो जाएंगे। बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि इनको किसी तरह तोड़ दो तो ये सब बिखर जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो इस नेटवर्क इशू शायद उनका आ रहा है कुछ। हिमांशु जी, मैं आपके पास आते हैं। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है जैसे इंडिया का परिभाषित किया मुकुल जी ने, तो क्या ये जो नाम है ये भी बड़ा रोल अदा करेगा आने वाली राजनीति को दृष्टिगत? ये जो नाम है इसके ऊपर एक बड़ा जो विपक्षी दलों ने जो उनकी राजनीति रही है, रणनीति रही है, बड़ा सोच समझ के नाम रखा उन्होंने। क्या लगता है आपको, ये बड़ा गेम हो सकता है इसके ऊपर? हाँ, मतलब ये गोदी मीडिया तो बिल्कुल दिखाएगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है विपक्षी दलों का, क्योंकि ये जो नाम रखा है ना, उस नाम के ऊपर अभी आप कुछ मतलब आप बोलने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मैं मुकुल त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक सोचा समझा मूव है, पहला मूव। और ये पहला मूव ऐसा है कि इसने बौखलाहट पैदा कर दी है बीजेपी में 100%। क्योंकि आप क्या बोलेंगे? आप किसी नेता के बारे में बोल सकते हैं, आप किसी पक्ष के बारे में बोल सकते हैं, बट ये जो गठबंधन है उसका नाम देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देश के बारे में तो नहीं बोल पाएंगे जब आप खुद को एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप से मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो बिल्कुल आप नहीं बोल पाएंगे। तो मतलब वहां पे सबसे पहला आपका मतलब रेजिस्टिव फोर्स वहीं से पैदा हो रहा है, वहीं से शुरू हो रहा है। तो आगे आगे क्या स्ट्रेटेजाइज हुआ है, किस तरीके से हुआ है, देखना पड़ेगा। बट ये सब चीज है, जैसे मैंने कहा, वो एक जमाने में उड़ान स्कीम नाम दे दिया था बीजेपी ने, कुछ अलग अलग स्कीम्स के नाम दिए थे, लेकिन स्कीम्स के नाम से कुछ नहीं होता है। आपको कन्वर्ट कितना होता है, ट्रांसलेट कितना होता है वोट्स में, मुझे लगता है इसके ऊपर, और कितना स्ट्रैटेजिकली ये विपक्ष जाएगा। विचारधारा क्योंकि सबकी अलग अलग है, समझ लीजिए। एक ही बात है, एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस मुद्दे पर टिकने के बाद वो किस दिशा में जाएगा ये सब ये देखना पड़ेगा। कमिटेड कार्यकर्ता कैसे ट्रांसलेट करते हैं वोट्स को। मान लीजिए कि उनके 30 करोड़ कार्यकर्ता है, सपोजिंग, सोच लीजिए, और वो 30 करोड़ कार्यकर्ता के कमिटेड वोट्स और बाकी वो 10 या 12 करोड़ वोट भी लेके आ गए ना, तो टक्कर कांटे की है, समझ लो आप, पूरी की पूरी बीजेपी के सामने, मतलब खतरनाक टक्कर है। लेकिन ये होना जरूरी है, उनके हर एक कार्यकर्ता इंडिया के उस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो एक एक वोट एडिशनल लाके, अगर एक एक वोटर को मोबिलाइज करते पोलिंग बूथ तक और वो वोट लाते हैं, अगर वो वोट्स में ट्रांसलेट हो गया तो मतलब मुकाबला एकदम बराबरी का, एकदम कांटे की टक्कर हो जाएगी।
जी जी जी, आपने कहा कि मुकाबला टक्कर का हो सकता है। मुकुल जी संक्षेप में टिप्पणी कुछ करना चाह रहे हैं संक्षेप में, फिर मैं हरि जी के पास आता हूँ। जी, हिमांशु जी जैसे बोले इंडिया का, मैंने भी बोला कि इंडिया का बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। असल में बीजेपी के अब जो स्पोक्स पर्सन है हमारे, सुन रहे हैं? हेलो, हाँ आवाज आ जी, रही है? बोलिए 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 बोलिए, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी, हाँ ये, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, अब बीजेपी के पास इस वक्त एक चीज है कि वो विपक्ष से ये पूछ रहा है कि हमारा एनडीए है राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन, आपके एनडीए का हिंदी में नाम बताइए, इसका हिंदी का नाम बताइए। हिंदी का नाम अभी ये लोग नहीं सोच पाए। दो तीन जगह अभी मेरे एक मित्र हैं बीजेपी में ही है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल, अजय आलोक, तो उन्होंने भी टिप्पणी टिप्पणी की है कि इसका पूछो कि ये क्या नाम है इंडिया का। तो उस चीज को ये बताइए कि अभी इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, और दोनों तरफ से 1 to 1 चल रहा है। और इंडिया नाम रख के, जैसे बोला कि इंडिया नाम रख के इन्होंने एक गेम खेल, एक बहुत अच्छा शॉट खेला है। अब ये बाउंड्री के पार जाता है कि कैच कर लिया जाता है, ये बात का विषय है। और जैसे जोशी जी ने जो बोला कि कितने इधर जाएंगे कितने उधर जाएंगे, तो अभी बहुत लंबा समय है। बीजेपी 10 वोट भी नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर आपको पता है कि 20,000 25,000 हिमांशु जी के पास है, तो अगर ये नेता है तो इनको घर से उठा लाएगी। साम दाम दंड भेद, इनका 10,000 वोट छूटने ना पाए, ये सबको कर लेंगे। क्योंकि लिस्ट अगर आप देखिए तो उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं 38 में, जिनका एक भी आदमी लोकसभा में नहीं है, और ना उनका वो स्थिति है कि आज वो लड़ जाए तो एक सीट निकाल पाए। उनके पास जनाधार है अपना क्षेत्रीय, किसी के पास 25,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 50,000। इनको जोड़ के ये बाद में उनको सेटिस्फाई भले कर दें, शायद ही कुछ नाम तो ऐसे जो हमने आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसे दलों को साथ में लेने का मकसद क्या है? और मोदी जी कहते हैं मैं अकेला। तो अगर आप अकेले शेर थे, हैं, मैं भी मानता हूं शेर है, तो पीछे इतनी भीड़ की जरूरत क्या है? आपकी अपनी पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि आपको जरूरत पड़ रही है सब लोगों की। ऐसा क्यों हो रहा है? आप कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। अब जी जी, सवाल यही है, सवाल यही उठ रहा है। सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं, और अभी देखिएगा कितने आते हैं कितने जाते हैं। जी जी, पर कांग्रेस मुक्त भारत में अगर देखें तो कांग्रेस ने खुद बोल दिया ना कि वो पीएम की रेस से बाहर है। खड़गे जी ने तो बोल दिया, मतलब ये हो गया, चलिए मान लीजिए कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये जो स्ट्रोक है वो लग गया है अभी विपक्ष में, तो इसका जवाब क्या आएगा ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया हमको पीएम पद की दावेदारी नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, मैं मानता हूं ये जो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो हुआ था ना, सोनिया गांधी ने कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकारेगी। तो ये कुछ ऐसी बात हो रही है, पॉलिटिकली ऐसा स्ट्रेटेजाइज हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है बीजेपी किस दिशा से एग्रेसिव होगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी या वो बैक फुट पे खेलने के लिए अभी मजबूर हो गई। ये जो पहले 2-4 जो दाव पड़े उसमें उसे बैक फुट पे खेलना पड़ेगा, अपना डिफेंस रखना पड़ेगा, अपना विकेट संभालनी पड़ेगी और हर गेंद खेलनी जानी पड़ेगी। तो वो मुझे लगता है टफ हो जाएगा उनके। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हरि जी, में कैसे ट्रांसलेट होता है ये जरूरी है। मैं हरि जी के पास आता हूँ। हरि जी, आपको क्या लगता है, पूरी अगर समीक्षा के तौर पर बात करें पूरी डिबेट की, जैसे मुकुल जी ने कहा और हिमांशु जी ने कहा कि इंडिया नाम एक तो कितना बीजेपी के लिए मुश्किल वाला साबित होगा कि राजनीतिक रूप से, कि जो गठबंधन है इंडिया वाला उस पर कैसे हमले करेंगे राजनीतिक रूप से। और साथ ही जो कांग्रेस ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। तो ये जो कदम उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, मतलब गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के ताकि सब कुछ अपना त्याग करने को तैयार है, या बीजेपी को ज्यादा परेशानी कारण बन सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं माफी के साथ कहूंगा कि मुकुल जी ने जो कहा है वो मेरे लिए जोक ऑफ द डे है। तो भाई ये बात सही है कि वो इंडिया नाम से कुछ कहना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल लेंगे, और ये कोई ऐसी बड़ी समस्या है नहीं कि ठीक है इंडिया नहीं बोलेंगे वो। अब वो जहां तक जैसे कहा कि वो हिंदी पूछ रहे हैं कि हमारी हिंदी है, मुकुल जी ने बहुत बढ़िया बात कही, भैया आप अपनी हिंदी बता दो। तो वो जो बनाया अभी सेंट्रल विस्टा, वो क्या है?
भाई सेंट्रल विस्टा का हिंदी संसद, पूछ लीजिए, हाँ आपको बता दीजिए भाई सेंट्रल विस्टा क्या है ना, कितने कोई लोगों नहीं की बता समझ पाता। में आता है। और हमारे मतलब वो भाई वो गुजराती का शब्द है, हिंदी का है, मराठी का है, बांग्ला का है, वो कहाँ का है, वो क्या है। और उनके ज्यादातर जो नाम होते हैं वो इसी तरीके के आपने देखा होगा कि हैं। अब अ, भोपाल का स्टेशन का नाम बदल दिया, वो कमलापति या कमला रानी कुछ समथिंग हो गया, तो लोग लेकिन भोपाली बोलते हैं। आज भी प्रयागराज या कम लोग बोलते हैं, इलाहाबाद ही बोलते हैं, अमरूद इलाहाबाद का ही बिकता है। तो ये नाम वगैरह का तो देखिए, ये नाम बदलना, नाम क्या है नाम नहीं है। भाई इंडिया का क्या अर्थ है, इंडिया का अर्थ है भारत, भाई सीधी सी बात है। तो हम लेकिन अब दूसरी बात पर हम आते हैं। प्रशांत जी का जो दूसरा सवाल था, वो था कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने त्याग कर दिया है, मतलब उन्होंने घोषणा कर दिया है। हिमांशु जी ने ये कहा उससे पहले कि ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है खड़गे साहब ने कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं होगा, दावा नहीं, है ना, वो दावेदार नहीं होगा, दावेदार नहीं होगा। तो ये बहुत देखिए सोची समझी बात है, और इससे कांग्रेस का कद बहुत बढ़ गया है कहने से, ये बात कहने भर से। लेकिन होगा कौन, आप इस बात पर भी विचार कीजिए। शरद पवार हो सकते हैं, लेकिन वो खुद ही अपने घर में टूट फूट से परेशान हैं। ममता बनर्जी की उतनी स्वीकार्यता होगी, या फिर केजरीवाल बड़े मतलब उसके लिए लालायित हैं, सबसे ज्यादा लालायित अगर कोई उस पद के लिए मेरी नजर में होगा तो माननीय केजरीवाल जी होंगे। तो वो हो सकते हैं। नीतीश जी नंबर 1 पर है ही हैं, कि नीतीश जी हो सकते हैं। लेकिन आप आखिर में देखिएगा हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी जब या घोषणा हुई अगर नाम की, तो सबसे अच्छा नाम इनमें खड़गे का है। और खड़गे के नाम पर सारा विपक्ष खुद कहेगा कि साहब खड़गे साहब ही होंगे, क्योंकि खड़गे साहब दलित समुदाय से आते हैं, और दलितों का जो मत है, वोट है, वो बहुत बड़ी संख्या में है, और उसको वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और कांग्रेस को भी एक खड़गे चाहिए था, क्योंकि उनके पास जगजीवन राम के बाद कोई दलित नेता आया नहीं। जगजीवन राम अंबेडकर जी के बाद में, माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बाद में, मैंने जगजीवन राम ऐसे नेता देखे हैं जिनकी फोटो दलितों के घर में माननीय भीमराव अंबेडकर के साथ ड्राइंग रूम में वहां पर लगी हुई मिली है। तो ये एक स्थिति थी। और तब कांग्रेस का समीकरण था, भाई दलित था, ब्राह्मण था, मुस्लिम था, और उसने इतने सालों तक शासन किया। तो खड़गे कहीं ना कहीं खड़गे को इस रूप में देखा जाएगा, और खड़गे भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, भले ही आज वो मना कर रहे हैं ये कहकर। लेकिन खड़गे ने अपना भी कद बढ़ाया है और कांग्रेस का भी कद बढ़ाया है। ये बात तय है कि सोनिया और राहुल में से प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार या उम्मीदवार नहीं होगा। राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, और वो जो कह देते हैं उनका अभी तक है, जैसे वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से उन्होंने मना कर दिया था, लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं बने तो नहीं बने। और वो थोड़ा सा अड़ियल और जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं, और उन्हें वो अब महात्मा बनने की, संत बनने की प्रक्रिया में आजकल चल रहे हैं। तो मुझे वो होंगे नहीं, गांधी परिवार का तो कोई होगा ही नहीं। अब कांग्रेस से अगर कोई होगा तो खड़गे होंगे, और बाकी फिर आप देखिए उनका इसलिए भी दावा बनता है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है सारे घटकों में, उसका सबसे बड़ा जनाधार है, और सब जगह पर है। तो ये जो बात है ये देखनी चाहिए। तो अभी समय है, देर तक सोचिए, दूर तक देखिए। जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक आपने कि समय है, और दूर तक देखिए और देर तक सोचिए। ये बड़ा विषय दोनों पक्षों के लिए ही है, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए भी। और निश्चित रूप से विपक्ष की जो राजनीति है, जो उनकी एकता की
प्रयास है उन्होंने बीजेपी की सत्ता पक्ष की चुनौती बढ़ा दी है, और उसी का परिणाम है कि वह भी आप एनडीए को दोबारा से जीवंत बनाने की दिशा में उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। और 38 दलों की जैसे बात की है, ऐसे कौन कौन से दल है, क्या 1-2% जिनके पास वोटिंग शेयर है उनको भी वह साथ लेने का समय प्रयास करते दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय की जो राजनीति है वह किस दिशा में जाएगी, उसकी दशा क्या होगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि आने वाला जो समय भारतीय राजनीति का बड़े रोचक वह नए ऐसे एपिसोड लेकर आएगा जिसमें कि बहुत सारी रहस्य रोमांच जैसी कहानियां निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेंगी। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं हरिशंकर जोशी जी, हिमांशु जी और मुकुल जी और साथ ही नया जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने सार्थक विश्लेषण के द्वारा हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।